हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए, आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए प्रश्न 1 क्या है। बीटी यानी आविष के रवे कुछ जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं। जो आविष के रवे होते हैं कुछ जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते हैं। क्यों नहीं मारते? देखिए, क्योंकि का ऑप्शन है जीवाणु आविष के प्रति प्रतिरोधी हैं, खा है आविष अपरिपक्व है, और गा है आविष निष्क्रिय होता है, और घा है आविष जीवाणु की विशेष थैली में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर गा हमारा सही रहेगा वो सही रहेगा, आविष निष्क्रिय होता है। तो गा पर हम सही का टिक लगाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। देखिए पारजीनी जीवाणु क्या है, किसी एक उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, जब किसी इच्छित लक्षण वाले जीन को जीवाणु के जीनोम में प्रविष्ट कराकर कोई उत्पादन किया जाता है तो विदेशी जीन युक्त जीवाणु को पारजीनी जीवाणु कहते हैं। देखिए, जब किसी इच्छित लक्षण वाले जीन को जीवाणु के जीनोम में प्रविष्ट कराया जाता है, यानी अगर आपको कोई चीज़ की किसी चीज़ की इच्छा है, मतलब कोई चीज़ आपके अंदर नहीं है, उसकी आपको इच्छा है, किसी दूसरे के अंदर कोई चीज़ नहीं है, उसकी इच्छा है, तो उसको जीन द्वारा आप उसे प्रविष्ट करा सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई मंदबुद्धि है, अब उसमें हमें क्या उसको बुद्धि करना, अच्छी बुद्धि, तो हम जीन में क्या करते हैं, उसका प्रविष्ट कराकर उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे विदेशी युक्त जीन को क्या कहते हैं, पारजीनी जीवाणु कहते हैं, यानी दूसरे जीन का जीवाणु। पार मतलब दूसरा जीन, दूसरे जीव का जीन। अब देखिए उत्तर, उदाहरण देखिए, मानव इंसुलिन आनुवांशिक प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किया गया है। इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए व श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। मानव इंसुलिन में प्राक हार्मोन संश्लेषित करता है जिनमें पेप्टाइड सी होता है। यह पेप्टाइड सी परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। यह परिपक्वता के समय इंसुलिन से पृथक हो जाता है। सन 1983 में मानव इंसुलिन श्रृंखला ए और बी के अनुरूप 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया गया, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया गया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन को तैयार किया गया। इंसुलिन डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए एक उपयोगी औषधि है। इंसुलिन के जीन की क्लोनिंग करने का श्रेय भारतीय मूल के डॉक्टर शरण नारंग को जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग कनाडा के ओटावा में किया था। आगे देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए इंसुलिन का जो प्राक इंसुलिन का पेप्टाइड के अलग होने के बाद इंसुलिन की परिपक्वता किस प्रकार से ये परिपक्व होता है इंसुलिन के अलग होने के बाद। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसके बाद जब अलग होता है तो किस प्रकार से परिपक्व होता है। फ्री सी पेप्टाइड्स मतलब जो पेप्टाइड श्रृंखला से अलग हुआ, सी पेप्टाइड से अलग हो गया। फ्री का मतलब होता है अलग हो जाना। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि तुलनात्मक विभेद कीजिए। जो आनुवंशिक रूपांतरित फसल होते हैं उसके उत्पादन के लाभ व फिर हानि की तुलना कीजिए। तो देखिए उत्तर, पहले देखते हैं हम लाभ। देखिए हमारा हेडिंग है लाभ। नंबर 1, फसली पौधे आनुवंशिक रूपांतरण के द्वारा उत्पादन की दर को बढ़ाते हैं। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे सूखे, अत्यधिक ठंड को सहने की क्षमता विकसित करते हैं। दूसरा नंबर देखिए, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधों में विषाणु प्रतिरोधकता व हानिकारक कीट से प्रतिरोधकता का गुण विकसित किया जाता है। तीसरा नंबर देखिए, फसली पौधों में आनुवंशिक रूपांतरण करके खनिज लवण को अवशोषित करने व प्रयुक्त करने के लिए पौधे विकसित किए गए हैं।
ये सब लाभ हैं इसके। चौथा नंबर देखिए, आनुवांशिक रूपांतरण से पौधे विकसित किए गए ताकि मंड व अन्य व्यावसायिक उत्पादन की उच्च मात्रा प्राप्त हो सके। पांचवा नंबर देखिए, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधों की रासायनिक पीड़कनाशी पर निर्भरता कम होती है। छठा नंबर देखिए, आनुवंशिक रूपांतरित फसलें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक होती हैं। अब देखिए इसके हानि। नंबर 1, अप्रतिनाशी जीन पौधों में प्रविष्ट कराए जाते हैं। इनसे फसली पौधों में से कोई भी स्वयं सुपर अपवृक्ष नहीं बन सकती है। दूसरा देखिए, आनुवांशिक रूपांतरण फसलें लोगों में एलर्जी उत्पन्न कर सकती हैं। तीसरा देखिए, आनुवांशिक रूपांतरित फसलें बहुत महंगी पड़ती हैं। चौथा देखिए, ऐसी फसलें काटने की प्रक्रिया में बहुत से पौधों के अवशेष भूमि में छोड़ दिए जाते हैं जो जैविक वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। पांचवा देखिए, इस विधि द्वारा उत्पादित कुछ फसलों में बीज पैदा करने की क्षमता का क्षय हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, क्राई प्रोटीन्स क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है? तो उत्तर देखिए, क्राई प्रोटीन एक विषाक्त प्रोटीन है जो क्राई जीन द्वारा कोड की जाती है। क्राई प्रोटीन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स क्राई फर्स्ट, एसी व क्राई 2 AB और फिर देखिए द्वारा कूटबद्ध होते हैं जो क्राई AC भी क्राई 2 AB द्वारा कूट होते हैं। वह कपास के मुकुल क्रीम को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई 1 AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। आगे देखिए, क्राई प्रोटीन बेसिलस थूरिनजिएंसी बीटी द्वारा बनाया जाता है। जो देखिए बीटी है, बीटी का मतलब बेसिलस थूरिनजिएंसिस द्वारा बनता है। इसके निर्माण को नियंत्रित करने वाले जीन को क्राई जीन कहते हैं, जैसे कि क्राई 1 AB, क्राई 1 AC, क्राई 1 AB। यह जीवाणु प्रोटीन को एंडोटॉक्सिन के रूप में प्रोटॉक्सिन क्रिस्टलीय अवस्था में उत्पन्न करता है। 2 क्राई जीन कॉटन बीटी कॉटन में डाले जाते हैं, जबकि एक कॉर्न बीटी कॉर्न में डाला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीटी कॉटन बॉलवर्म के लिए प्रतिरोधक बन जाता है, जबकि बीटी कॉर्न प्रतिरोधकता कॉर्नबोर के लिए विकसित करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज यानी ADA। ए का मतलब होता है एडिनोसिन, डी का मतलब डीएमिनेज। और फिर देखिए की कमी का उदाहरण हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। जीन चिकित्सा क्या है? इसमें एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र भी बनाना है। तो देखिए उत्तर, जीन चिकित्सा में मानव उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जाता है। जो मानव में दोषपूर्ण जीन हैं उनको बदलकर स्वस्थ किया जाता है, उनको जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनको क्रियाशील किया जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों को सुधार किया जा सकता है। इसमें रोग के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिका या ऊतक में प्रवेश कराया जाता है। इस विधि में आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति के भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षति पूर्ण करके उसके कार्य को संपन्न करता है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से चित्र बना हुआ है। चित्र को समझेंगे किसी और वीडियो में, तो आइए पहले उत्तर को समझ लेते हैं। देखिए, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 में 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य करने के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ बच्चों में एडीए की कमी को उपचार अस्थिमज्जा में प्रत्यारोपण से होता है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रुधिर में लसिकाण को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए का cDNA
संवाहक द्वारा लसिकांड में प्रविष्ट कराकर लसिकांड को रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृतकाय होती हैं, इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसिकांड को समय समय पर रोगी के शरीर में अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीन्स को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में कोशिकाओं से उत्पादित डीएनए में प्रवेश कर दिया जाए तो यह एक अस्थायी उपचार हो सकता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6। ई कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का आरेख निरूपित कीजिए या निरूपण प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए उत्तर, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। देखिए डीएनए में किसी भी प्रकार के हेरफेर या एक जीव के डीएनए में से दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना डीएनए पुनर्योगन क्या कहलाता है? पुनर्योगज कहलाता है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन। इस तकनीकी को आनुवांशिक इंजीनियरिंग या फिर डीएनए इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो ये होता है क्या? पुनर्योगज डीएनए। आगे देखिए, इस तकनीकी द्वारा डीएनए खंडों के नए क्रम तैयार किए जाते हैं। प्रकृति में यह कार्य गुणसूत्र में विनिमय प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। डीएनए पुनर्योगज तकनीकी द्वारा उच्च जंतु और पौधों के डीएनए के इच्छित भागों को उनके अनेक प्रतिकृतियां तैयार की जाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रायः जीवाणु में संपन्न कराया जाता है। पुनर्योगज प्राप्त करने के लिए निम्न 3 विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। नंबर 1 देखिए क्या है, डीएनए की 2 श्रृंखलाओं के अंतिम छोर पर नई डीएनए श्रृंखला जोड़कर। तो देखिए यदि डीएनए के सिर पर कुछ क्षारक जैसे सी जोड़ दें तथा दूसरे डीएनए के सिरे पर इसके संयुग्मी क्षारक जी जोड़ दें और फिर इन दोनों प्रकार के डीएनए को मिलाएं तो नई श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंध बनाकर 2 भिन्न डीएनए अणुओं का संयुक्त कर देगी। इस कार्य के लिए विशेष एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफरेज का उपयोग किया जाता है। अनजुड़े स्थानों को डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम द्वारा जोड़ देते हैं। आगे देखिए दूसरा क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से। इस विधि में संयुग्मी क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध बनाकर संकर डीएनए का निर्माण किया जाता है। इस विधि में एक विशेष एंजाइम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियोज टाइप सेकेंड एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ये एंजाइम चाकू की तरह कार्य करता है तथा डीएनए श्रृंखला को विशिष्ट स्थानों पर इस प्रकार से काटते हैं कि वांछित जीन वाले खंड प्राप्त हो सकें। अब तक 350 प्रकार के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम ज्ञात हैं जो डीएनए अणु को 100 से अधिक अभिज्ञान स्थलों को पहचानते हैं, मतलब वहां से काटने के लिए वो पहचान सकते हैं। पृथक डीएनए खंड को लाइगेज एंजाइम द्वारा आवश्यकता अनुसार डीएनए खंड से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए के रूप में किसी पोषद कोशिका में प्रवेश कराकर इनकी संख्या प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं। आगे देखिए, जैसे ई कोलाई प्लाज्मिड संवाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इस विधि से 2 विभिन्न जीवों, विभिन्न प्रकार के पौधे आदि मध्य संकरण की संभावना बढ़ गई है। इतना ही नहीं, पौधों और जंतुओं में संकरण की संभावना भी बढ़ गई है। संकरित जीन में दो ही जीवों के गुण उपस्थित होते हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर, तीसरा क्या है? तीसरा क्लोनिंग। यह विधि सबसे सरल तथा उपयोगी है। शरीर में प्रत्येक पदार्थ के संश्लेषण के लिए कोई निश्चित जीन उत्तरदायी होता है। यदि इस विशिष्ट जीन को प्लाज्मिड के साथ संकरित करा दिया जाए तो इस संकरित डीएनए को पुनः जीवाणु की कोशिका में स्थापित कर उपयुक्त संवर्धन माध्यम में उगने दिया जाए तो जीवाणु में वह जीन उसी पदार्थ को संश्लेषित करता है जो कि वह मूल शरीर में करता था। इस समस्त प्रक्रम को क्लोनिंग कहते हैं। पोषी जीवाणु के लिए ई कोलाई का उपयोग किया जाता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।